ये कैपिटल मोबिलिटी का पेपर हमने किया टू जज द डिग्री ऑफ कैपिटल मोबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज। बड़ा मजेदार है कि कैपिटल मोबिलिटी इन द लॉन्ग रन कंट्रीज में है, शॉर्ट रन में नहीं है, एंड कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा, कहीं भी कम है। बट पाकिस्तान हैड हाई डिग्री ऑफ कैपिटल मोबिलिटी डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस। वो पेपर था, ये इसने क्या नाम यार, उसने वो कहता मैंने 3 दफा रिपीट किया वो पेपर। अच्छा, तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमने वो पेपर रिपीट नहीं किया। मैं ही यार मैं क्या करूं, तो हमने वो somehow नहीं था। फिर उसके बाद हमने क्या, जब एस्टिमेट किया मॉडल, फिर एक्सपेक्टेशंस की बात आ गई। फिर हमने एक्सपेक्टेशन, पहले तो मॉडल की डायनामिज्म वगैरह वो सब कुछ स्टेबल करके फिर एस्टिमेट करनी थी फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस। वो हमने कैसे किया, वो हमने कहा फुली रैशनल एक्सपेक्टेशंस के जी जो मॉडल है इज नोन टू एवरीबody एंड दैट मॉडल विल बी सॉल्व्ड फॉरवर्ड फॉर 100-200 years and then it will be optimized over that solution and then it will work backwards and it will give you सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस पर वो उसके ऊपर करेंगे। वो हमने किया, बड़ा मजेदार था, वेरी डिफिकल्ट बट इट वाज डन। फिर उसको हम यूज कर रहे थे जब सिमुलेशन के लिए, तो बड़ी सिमुलेशंस की, बट द वन थिंग दैट रियली गॉट टू मी वाज के एक तो उसकी फोरकास्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, नंबर 2 ये था कि द सिमुलेशंस। Before I go there, that's very important. That's because that's a very interesting change in how you're thinking about the world and the governments. So what was fascinating you about the models at the time? This whole micro foundation, rational expectations revolution, this is really what was keeping you going and excited to build models and see what happens? नहीं यार, it was something else. It was क्या कहते हैं, the forgotten scientist in me. I wanted something hard. Okay. To be able to do policy. Very mathematical, hard. और रॉबर्ट लूकस और सबका जो था ना, जो इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर वो था, जिसका इज वेरी हार्ड अबाउट इट। लूकस ने फॉर एग्जांपल सारी जिंदगी लगा दी एक चीज करते करते। वो कहता था मेरी लाइफ की एम्बिशन ये है कि आई वांट टू एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन। उसका ग्राफ तो करता बार बार, मॉडल बनाता था, फिर उसको उसके साथ कंपेयर करता था, कहता था मैंने 30% कर लिया, मैंने 20% कर लिया, बट आई कांट गेट टू द होल थिंग। आई थिंक ही गिव अप इन द एंड। द मॉडल, अब पॉइंट ये कि मेरा भी यही था कि कैन आई हैव अ मॉडल दैट विल अलाउ मी टू मेक पॉलिसी एज अ मैकेनिक। Okay. Now I realize that that's an impossible dream. But उस वक्त ये थी। This is the motivation. That's it. So it's about policies, right? So let's have a paper which is structurally sound, micro-founded, and then run by policy. Government show the prime minister and say कि साले ये कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये ambition थी, hope था। So the same ambition which again the macro people have today as again idealistic ambition. So now it's very interesting because in many ways. IMF was doing what classical economists would say you should be doing. Liberalize, have central banks autonomy even at the time. So all of the stuff that you'll probably want, privatize. Like as the Washington consensus, ab jo bhi usko kehna hai, different people abuse the terminologies. So they are doing this. So IMF is forcing the governments to implement this, right? But now, while at the IMF, you start developing a bit of a perhaps, if I say so, a bit of a tension with the prescriptive framework which IMF has in place and versus what you think should be done and what the solutions are and what the problems are. And maybe this is also making you move a bit away from the models as well. So what is it? What is it that's shifting you a bit away from this model-based world and model-based economics to something which is a bit more, which is quite a bit more broad? एक तो ये चीज थी कि हम जो रिसर्च में लोग थे ना, वी ट्राई टू कीप अप विद द लिटरेचर, और हमारे इंटरेक्शन होते थे, बहुत अच्छे स्कॉलर्स आते थे, कैल्वो और कौन सारे बड़े, रजीन, ऑल द बेस्ट इकोनॉमिस्ट वुड कम टू द थिंग। तो हम कोशिश भी करते थे अच्छे बंदे। फॉर एग्जांपल मैंने फोन किया रॉबर्ट लूकस को, मैंने कहा भाई तुम फंड आ जाओ, मैं तुम पैसे दूंगा, और हम बड़े अच्छे पैसे देते थे। कहते कितनी देर में, 2 हफ्ते के लिए आ जाओ, बस बैठो यहाँ और पैसे तुम्हें देंगे, तुम आराम से रिलैक्स करो, कमरा तुम्हें बड़ा मिलेगा, बड़ी आओ भगतों की इज्जत होगी। मुझे कहता है आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू, तुम लोग साले मेरा कुछ तंग करोगे, सारे पेपर्स में से पढ़ाओगे गंदे, मैं नहीं आता। मैं कहता पैसे मिले, कहता पैसे की मुझे जरूरत कोई, क्यों पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। पॉल रोमर को मैंने फोन किया, उसने कहा मैं नहीं आता। ये इनकी कमिटमेंट होती है, यू डोंट वांट मनी। They both of them knew they were getting the Nobel.
उन्होंने कहा हम वो काम कर रहे हैं, हमारे पास ये वक्त ज़ाया करने का टाइम कोई नहीं है, उनके लिए वक्त ज़ाया था, बट वी हैड सम वेरी गुड पीपल। अच्छा, जो हम देखते थे कि जो हम काम करते थे ना, कटिंग एज काम करते थे, बट जो कंट्रीज का काम होता था उसको हम छेड़ा करते थे। अच्छा, स्प्रेडशीट इकोनॉमिक्स, अच्छा, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग रियल इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज भी जो IMF का कंट्री फ्रेमवर्क है ना, अभी पिछले दिनों आई वाज सीइंग अ पोस्ट और कि यूजर गाइड हमने वी मेड इट पब्लिक एंड देन यू कैन सी हाउ द एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क्स। सो इट लुक्स लाइक आज भी एक्सेल स्प्रेडशीट ही चल रही है, एक्सेल स्प्रेडशीट IMF के कंट्री एनालिसिस में और DSAs में और सारा कुछ, लेकिन द हार्डकोर मैक्रो इज नॉट अबाउट एक्सेल स्प्रेडशीट, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो फिर वो व्हाट्स हैपनिंग देयर, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई लेट मी चेंज माय क्वेश्चन, व्हाई इज दिस such a contrast in what's happening at the country level and what actual macro is looking like, irrespective of whether you like it or not? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये है कि वो इस पे ये हुआ कि एक दिन हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, हमारा एक रिसर्च डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा रिचुअल था जो will come as a surprise to many people. 10 o'clock every morning we'd have coffee. Okay. 3:30 every afternoon we'd have coffee. अच्छा, और माइक मूसा जो हमारा बॉस था, सबसे बड़ा अच्छा इकॉनमी, दुनिया का फेमस इकॉनमी, वो हमारे साथ रोज पीता था, बल्कि कई दफ़ा गए, हे एनीबडी फॉर कॉफ़ी। हम पे पाकिस्तानियों को वैसे बुरा भला कहते हैं, ये चाय पीते रहते हैं। हाँ, तो उसने एक दिन मैंने कहा माइक, तू तो हमारे साथ रोज कॉफ़ी पीता है साले, वो बाकी सारे इतने काम करते, तू क्या कर रहा? तो मुझे कहता है एनीबडी डजंट नो हिज वर्क and doesn't have the time to talk to his staff. He's obviously got a mind that's not clear. If you have a clear mind, you can do it. तो ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि उस वक्त हमने बैठे मैंने कहा यार ये फंड का मॉडल क्या है? तो हमने बैठ के नैपकिन पे फंड का मॉडल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस पर पेपर लिखा जो अभी तक है, और उसके बाद उस पर डिबेट भी काफ़ी हुई, मॉडल है कि नहीं। फिर वर्ल्ड बैंक मॉडल भी हमने लिखा कि क्या है, बिकॉज ये स्प्रेडशीट मतलब स्प्रेडशीट्स में क्लियर नहीं करते ना मॉडल क्या है, मतलब क्लियर मॉडल। ठीक हो गया। मॉडल ये है कि बेसिकली इट बिकम्स मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। श्योर, इट्स अ वेलोसिटी इज द डिमांड वेरिएबल, उसके साथ आप जोड़ दे बैलेंस पेमेंट्स इक्वेशन, उसके साथ आप बोल दे फिस्कल इक्वेशन, एंड अगर ज्यादा करना है तो इंपोर्ट डिमांड इंपोर्ट सप्लाई इक्वेशन। ये तो इट्स साउंडिंग वेरी ओल्ड स्कूल केन्जियन। बेसिकली नो, इट्स अ मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस पेमेंट्स मॉडल। ओके, ठीक है, वो मॉडल हमने किया मॉनेटरी, वो फंड यूज करता है, अभी तक यूज करता है। उसके अंदर आपके वो निकल आते हैं, उसके वो ड्रॉप्स आउट इज योर रिक्वायरमेंट फॉर रिजर्व रिक्वायरमेंट, एंड व्हाट्स आउट ड्रॉप्स आउट इज योर फिस्कल रिक्वायरमेंट, और वो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब उसमें बड़ी बहस हुई है कि ये मॉडल को डेवलप कैसे करना है। अब वो कहते हैं हमारे पास कंट्री लेवल डेटा नहीं होता कि हम कोई इकोनॉमेट्रिक्स करें, हम इकोनॉमेट्रिक्स करेंगे तो आगे क्या होगा, तो बहुत उसमें डिबेट चलती रहती है और अभी भी चल रही है। बट रियली दैट्स व्हाट द फंड डज। It is a simple 4 equation model. Lots of identities. In fact, translates into 3 tables. Okay. एक तो आपका जो था टेबल, ये ग्रोथ इज अस्यूम्ड, ग्रोथ तो है ही नहीं उसमें, ग्रोथ इज अस्यूम्ड। एक मॉनेटरी टेबल होता है, एक बैलेंस पेमेंट टेबल होता है, फिस्कल टेबल होता है। अच्छा। और इन तीनों में लिंकेजेस होते हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वाले, कि यहाँ से फिस्कल लेफ्ट उधर चला जाता है, वो रिजर्व इधर आ जाता है, दैट्स इट। और वो आप उसको रन करते हैं, उसमें से आप फिगर्स निकालते हैं, हुकूमत से बहस करते हैं कि भाई ये हमारी रिजर्व चाहिए आपके आगे, ये हमें चाहिए एक्सचेंज रेट चाहिए, ये आप इसको ये पॉलिसी मिले, राइट, ठीक है, दैट्स ऑल दे डू। श्योर। अब इसको कॉम्प्लेक्स करना, और यही मेरा होप था मॉडलिंग में, पर वो मॉडल वो भी ठीक कहते हैं कि दिस इज नॉट यूजेबल एवरी डे। ओके, ये मॉडल जो उनसे आप कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल को रन करना, फॉर एग्जांपल आ जाइए वो टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। अब DSG मॉडल जो है वो भी फंड ने बना के लोगों को दिया हुआ है, बट DSG मॉडल को भी आप रीएस्टिमेट बार बार करें तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो वो करते हैं DSG मॉडलिंग फर्स्ट एस्टिमेट करके उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं, उसको आगे चलाते हैं, तो यू नो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें जो फिर मेरा जो था ना, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन, you people have the model or some form of the model in your research department, right? Me, that's only for the World Economic Outlook. Okay. World Economic, that's also simple model, but it's a global model. World Economic Outlook के लिए, it's not, that's just trying to talk about growth. अब country के लिए अगर आपने करना है तो हर country के लिए specifically करना पड़ेगा. You have to tailor the model to Pakistan economy, and that requires a whole, and then you have to keep the model updated. अगर 3 महीने का डेटा चाहिए, Spreadsheet में तो फिर वही प्रॉब्लम आ गया ना, like most of the parameters are kind of reduced form.
there's no kind of micro foundation the way there. वो नहीं है ना। So you still have the same problem which was talked about in the 80s. नहीं, बिल्कुल है, वो है, अभी तक है और वो रहेगा। अब वहाँ मसला ये है कि एक और भी प्रॉब्लम है कि कंट्री तो चेंज ही ना करती। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़, हमने अभी तक इस मुल्क में जो हैरानगी होती है, हमारे फिजिकल अकाउंट्स अभी तक कैश बेसिस पे है। अब कैश बेसिस इज प्री डबल एंट्री यार। Why can't we do double entry in the government? अभी तक in the year 2025 we can't do double entry. We don't have an accrual based accounting. तो ये भी हमारी भी तो है ना, और हम जान के ये करते हैं because we don't want to give out actual data. So what changes your mind? Now you are working on the macro model, you see something happening, you're not satisfied. Why are you not satisfied and what's pushing you away? अब जो फंड प्रोग्रेस पे मेरा बड़ा ये हमेशा से था, और हमारे सारे रिसर्च, मेरा सिर्फ नहीं रिसर्च डिपार्टमेंट का व्यू था, fund program the too simplistic and fund program the anti growth. Okay. So I estimated the macroeconomic effects of fund program. Large data set लेके and clearly निकला कि fund program जो है वो नेगेटिव ग्रोथ इंड्यूस करता है, एंड बड़े लॉन्ग टर्म में जाके ग्रोथ इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव होता है। तो भी उस पर बड़ी बहस हुई कि ये क्या चक्कर है। कुछ देर तो फंड ने पब्लिश भी नहीं करने दिया, ठीक है। फिर बीच में मेरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम था, तो वो एक हमने एस्टिमेट किया जी ये मॉडल्स के थ्रू ही फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, तो वो नया निकला था फिस्कल से, तो हमने फिस्कल सस्टेनेबिलिटी की एक इक्वेशन निकाली और कोशिश की पाकिस्तान में फिस्कल सस्टेनेबल डेफिसिट मेजर करने की। तो जब सस्टेनेबल डेफिसिट वो क्या था, बेसिकली डेफिसिट ये था कि इफ़ यू रियल इन शॉर्ट अकाउंटिंग आइडेंटिटी टर्म्स अगर देखें तो इट वर्क्स आउट टू दिस कि इफ़ योर रियल इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन योर ग्रोथ रेट, योर डेट इज सस्टेनेबल, अदरवाइज इट्स नॉट, बट यू कैन डू अ कॉम्प्लिकेटेड एस्टिमेशन यू कैन डू। तो वो हमने किया, तो उसमें निकला कि पाकिस्तान की जो फिजिकल डेफिसिट है वो तो 4 या 5% समथिंग लाइक दैट सस्टेनेबल है। और फंड मिशन को मुसीबत पड़ गई, कोई ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, एंड फंड इज वेरी वेरी रेजिमेंटेड। तो शाम को 6 बजे कहा ना ये नहीं पब्लिश कर सकते हैं, उस पर बोलो भी ना। बिल्कुल सेमिनार देना था, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, प्राइमरी डेफिसिट नहीं सस्टेनेबल प्राइमरी डेफिसिट नहीं सस्टेनेबल ओवरऑल डेफिसिट, प्राइमरी कम था, बट खैर वो हमने कहा यार ये क्या है, नहीं पब्लिश कर सके, उसको कई साल नहीं पब्लिश कर सके, बाद में पब्लिश हो गया। बट वो पहला पेपर था जो सस्टेनेबल डेफिसिट की बात कर रहा था और कैलकुलेट कर रहा था फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बड़ा अच्छा वो चला, वो फिर छोड़ दिया, नहीं किया उसको दोबारा रिपीट, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया दूसरी तरफ, मेरे एक और जो पेट पीव थी, एक तो ये थी, दूसरी मेरी पेट पीव थी ये कि यार ये ग्रोथ क्यों नहीं होती, और हमारे यहाँ ग्रोथ क्यों नहीं होती। अच्छा मैं फंड में भी जनरली या प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं जनरली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रोथ यार, अभी भी नहीं पता। One thing that I began to talk about it. This is before Romer has written on endogenous growth or नहीं रोमर तो लिख चुका है पूरा 90s you're talking about. बट रोमर देखे ना, लूकस का थीसिस हो चुका है। हाँ. उसके बाद एक और भी चीज आ गई थी 90s में या 80s में, स्पेंस की ग्रोथ कमीशन भी आई थी। यू नो माइकल स्पेंस लेड अ होल कमीशन ऑन ग्रोथ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने काम किया था और उसमें कुछ नहीं निकला। एंड में यही निकला कि ग्रोथ हैपेंस Okay. But we don't know how to make it happen. अभी भी यही है कि if you go and if today the government of Pakistan, government of Bolivia or whatever asks you कि बताओ ग्रोथ क्या करनी है, we will hand them. They have no clarity कि ग्रोथ कैसे आएगी, ठीक है ना। तो वो बात करें तो मुझे एक चीज तंग करती थी, वो ये थी कि ये हमारे ह्यूमन कैपिटल, मैंने बेकर वगैरह से पढ़ा हुआ था, और ग्रोथ मॉडल में बार बार लूकस से भी आर्ग्यू करता था कि ह्यूमन कैपिटल कहाँ है। लूकस ने ह्यूमन कैपिटल को एक एग्रीगेट फॉर्म, उसने कहा हर कंट्री का ह्यूमन कैपिटल है। फॉर एग्जांपल अमेरिका नोज हाउ टू मेक ट्रांजिस्टर्स, और दिस गाय ताइवान नोज हाउ टू मेक वेफर बोर्ड्स, हमें नहीं आता है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो वो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। तो यस वो तो है, बट एक और भी चीज़ है कि देयर इज अ हेटेरोजेनिटी इन ह्यूमन कैपिटल। हाउ डू वी मेजर हेटेरोजेनिटी? फॉर एग्जांपल वेयर डज सलाम फिगर इन अ मॉडल, ठीक है, वेयर डज स्टीवन हॉकिंग्स फिट इन अ मॉडल, ठीक है। तो आई बिगेन टू थिंक अबाउट इट एंड इन अ पेपर ऑन द ब्रेन ड्रेन एंड ग्रोथ, जहाँ हमने ये ग्रोथ मॉडल में फिट किया हेटेरोजेनियस ह्यूमन कैपिटल, राइट। और उसको हमने फिट किया कि जी अगर ये हेटेरोजेनियस ह्यूमन कैपिटल है, और अगर इस हेटेरोजेनियस ह्यूमन कैपिटल की जो productivity है is fits in the production function, right, then by definition if you lose the top end of the human capital your growth will go down, ठीक है ना। तो उसको बड़ा अच्छा पेपर था, वो एस्टिमेट किया, वो एस्टिमेट नहीं सॉरी उसको सिर्फ इट वाज अ मैथमेटिकल पेपर, वो So heterogeneity means people are they have different levels of productivities and you draw those from the distribution. there is a talent distribution, right,
नॉर्मल टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सलाम इधर आ जाएगा। So people are drawn from that distribution, and then you have that तो वो क्या उस पे, उसके बाद फिर मैंने कहा इसको लेके आगे चले। एक मेरे दिमाग में सवाल था बड़ा मज़ेदार, इट टर्न्ड आउट टू बी नाइस पेपर, कि जी आपकी जो टैलेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो बाय डेफिनेशन अगर मैं वेज, जैसे हमने वेज फिक्स कर दी है यहाँ ग्रेड 22 से ऊपर आप जा सकते हैं। ग्रेड 22 यहाँ है, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस दे रहा है ग्रेड 20 से डबल, और बाहर IMF उससे भी डबल दे रहा है, ठीक है। तो फिर बंदे क्या करेंगे? द बेस्ट पीपल विल गो देयर, पीपल विल ऑर्डर देमसेल्व्स। और ये अगेन हैकमैन और उसके थीसिस के साथ फिटिंग करता है। पीपल ऑर्डर देमसेल्व्स, या वो कौन सा एक और लेबर इकोनॉमिस्ट था कि सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। पीपल विल फिट इनटू द स्लॉट्स दैट दे फिट फॉर। तो उसको जब एस्टिमेट किया तो फिर उसके साथ मैंने कहा कि यार ये टेक्निकल असिस्टेंस क्या है। हमारे जब अच्छे बंदे चल जाते हैं और वो जाके, फॉर एग्जाम्पल हमारे बंदे वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, हमारे बंदे बैठे हुए सिलिकॉन वैली में बैठे हुए, जब वो सारे वहाँ चले गए हैं, हम कहते हैं यार अब हमें यहाँ कुछ करना है, तो हम ADB से कहते हैं यार टेक्निकल असिस्टेंस भेज दो, वर्ल्ड बैंक से कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंस भेज दो। अब वो नहीं, पाकिस्तानी ला सकते, ठीक है। जब वो यहाँ आते हैं तो वो कौन से बंदे भेजते हैं? वो तो अपने बेस्ट बंदे नहीं भेजते। रॉबर्ट लुकस तो मैंने आपको बता दिया आता ही नहीं। मैं अगर उसको फोन करूँ वो कहता नहीं आता, हालांकि मुझे बड़ी तरह जाता था। पॉल रोमर वाली वो कहता मैं नहीं आता। जिस अच्छे बंदे को फोन करते थे कुछ आ जाते थे, बहुत ज्यादा नहीं आते थे जो बहुत ऊपर होते थे। तो एक अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, अच्छा वो क्या करते हैं, वो अपनी एवरेज वेज देते हैं वहाँ, they don't give the best wage there, वो कंसल्टेंट को एवरेज वेज देते हैं। तो फिर we get below average people from there and we send the better than average people there. तो in net terms the US gains in human capital, we lose in human capital. तो ये इस पे किया हमने कि ये क्या चीज़ है। So this is the problem that's being created by these development agencies, that they are crowding out on human capital. Because we're not taking human capital into account. We got an average person mind. So by definition, we are creating a deep problem in this country. फिर उसके साथ वो आ गया कंट्री रिस्क पे, बिकॉज मैंने कैपिटल फ्लाइट किया था, तो मैंने कहा यार ये कंट्री रिस्क देखे, तो वी टुक द रेटिंग एजेंसीज का हमने देखा इसके अंदर कॉन्टेक्ट क्या है। तो वी टुक द डेटा फ्रॉम कंट्रीज, पैनल डेटा फॉर्मेट में हमने रेटिंग एजेंसी पे देखा कि यार ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं। ये वो इकोनॉमेट्रिक एक्सरसाइज थी। तो रेटिंग एजेंसी की प्रिडिक्टिव वैल्यू देखी 0 है, मतलब दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द इवेंट एंड नॉट प्रिडिक्टिंग द इवेंट। तो वो दैट इज अ गुड पेपर। वो फिर छोड़ दिया। फिर वो कार्बन राइनार्ड ने लेके साली ने किताब भी बना दी। तो हर वक्त छोड़ के नहीं आगे चलेगा। और हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी ना, हमें पता ही कुछ नहीं हुआ था, पता ही नहीं था। आई गॉट इनटू एकेडमिक्स क्या कहते हैं बाय एक्सीडेंट। मैं बताया ना, मुझे स्टीव निकल ने जो ऑक्सफोर्ड में बैठा हुआ, उसने जब मुझे कहा साले तू PhD कर ले, पैसे लेता हूँ, मैंने कहा मैं नहीं करता, ठीक है, बिकॉज पता ही कुछ नहीं था। तो मैं तभी तो रोता रहता हूँ इस सोसाइटी में जब मेंटरिंग कोई नहीं है, जब आपको पता ही कुछ नहीं है, एंड यू गॉट दीज जोकर्स हु गो टू अ थर्ड रेट यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट एंड देन कम एंड से आई एम अ डॉक्टर साहब एंड आई एम अ PhD एंड आई एम दिस, दैट्स creating a whole new market for lemons in this country. Perfect market for lemons, sir. So big questions now. Big questions let's continue with the one that you briefly mentioned. So you develop a bit of attention, not attention, but then let's say you kind of start thinking about the IMF program, they're too simplistic. What does that mean? They are simplistic in what sense? Yeah, that's a very tough question. IMF programs are very simplistic in the sense that they are focused on the macro. And then there's a mission creep. तो मैंने फील IMF भी की थी कि IMF doesn't want to say, and in fact there was a report done by the Congress in बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट सुबह रखे हुए थे, वो था एलन क्रूगर था और कुछ लोग थे जिन्होंने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि IMF should not deal with a country less than $6,000 per capita. Okay. Because IMF was meant to be a balance of payments agency only. ठीक है ना? And it was a risk insurance or reserve pooling agency. Basically, reserve pooling and balance of payment insurance था. That's all. IMF ने 1983 में खुद अपने आप को एक्सपैंड कर दिया into developing agency. Okay. अब डेवलपिंग कंट्रीज में आती है IMF, इट इज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट वाज द रैशनल कि वो 6,000 से नीचे ना जाए? क्या रैशनल ये था कि इन कंट्रीज के डीप इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है। ओके। इट इज नॉट अ कंट्री जो रिजर्व पूलिंग अरेंजमेंट में आती है और जो उसमें आती है वो कंट्री वो है दैट हैज अ टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड IMF कैन ओनली और बाय द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट शुड ओनली डील विद ट्रांजिटरी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिटरी, नॉट लॉन्ग टर्म। श्योर, लिक्विडिटी हमारा तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमारा ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो IMF इज नॉट द एजेंसी टू डील विद दैट, ठीक है ना। दूसरी
IMF का जो पीरियड है, रीपेमेंट पीरियड इज 5 years. तो 5 years में तो काम हो ही नहीं सकता. आप 5 years में काम करके पैसे वापस करें, तो दैट्स अ वेरी शॉर्ट होराइजन. तो वो कंट्री कर सकती है, जैसे ब्रिटानिया हुआ, फ्रांस हुआ, ये कंट्रीज कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते. यहाँ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है. शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम. तो एक तो वो था. दूसरा ये है कि हमारे जो डीप प्रॉब्लम है वो कौन एड्रेस करेगा. अब वर्ल्ड बैंक वालों ने जो किया, इन लोगों ने किया, जो मैं क्रिटिक फिर बाद में बना और जो मैं करता रहता हूँ, यार दे टेकन ओवर गवर्नेंस. हमारा जो सबसे डीप प्रॉब्लम है इज गवर्नेंस. Or is But let me connect that to a bigger question. So this is also the time 90s, even when I was a student in mid 2000s, late 2000s. So there's a big debate, or it's very topical at the time, the idea of poverty trap. Big push, right? So countries are stuck in an equilibrium, so there are multiple equilibrium, and the countries are stuck in a low equilibrium, and then the solution is really to pump in a lot of money and push the countries out of that equilibrium, and then once that's done, the growth will kick in and the progress will start. So this is very topical. A lot of the people are writing on it. A lot of money is going in there. There are very few people, probably still, and few others, who are very critical of this kind of way to pursuing growth. So what are you thinking about this? Because I know you have a lot to say about this, right? So what were you thinking at the time? How you were evolving? What you were thinking was, how was the thinking evolving? The one thing that came to mind, जो मैंने एक और पेपर किया था Australia some time ago, again 90s में पेपर किया था, कि जी जो हम IMF प्रोग्राम में जो हम वेज कट्स लगा देते हैं, अब तो खैर इतना नहीं लगाते हैं. पहले we used to have huge wage cuts. पाकिस्तान ने 3 or 4 big wage cuts. Right. ठीक है ना. And wage freezes. Inflation बढ़ रही है, wage freeze कर दी. तो ये austerity जो है, तो हमने उस पर भी पेपर किया था कि यार ये austerity जो है ना, इसमें फिर unfortunately again you can lose talent. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि austerity में वो गेम थ्योरी का पेपर था कि जी austerity में पर ये भी होगा कि I'm going to cheat. कि अगर मेरे ऊपर आपने ऑस्टेरिटी लगाई है और मेरे पास आप जो क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ चीटिंग, आउटसाइड ऑप्शन बेहतर होगी, और वो बेहतर हो गई है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेंज हो गया है, तो देन ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन आई विल चीट, और उसके साथ ओवरऑल गवर्नेंस नीचे जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब इस पे मैं बार बार सोचता था कि यार हमारे सिविल सर्विस का जो सिस्टम है नहीं बदलता था. तो बीच में फिर मैंने वो एक शुरू कर दिया. I started as a joke but became very serious. I started writing a newspaper column here. उसका नाम बताएं ना. Under the pseudonym अब्दुल समद. और वो अब्दुल समद मैंने कैसे बनाया था, एडम स्मिथ से अब्दुल समद बनाया था. फिर वो जब लोगों को पता चल गया, बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, फिर मैं बदल दिया. फिर अब एक और नाम बना लिया, दाऊद राश्ता. वो पता ना कौन है? No, where's that from? डेविड रिकार्डो. Oh, right. ठीक है. फिर एक और बना लेता है, गरीब बाकर. Okay. वो कौन है? गैरी बेकर. Oh my God. अच्छा. तो काफी सारे ऐसे बना लिए थे मैं. मलिक फरीद मोहम्मद, मिल्टन फ्रीडमैन. तो उसके ऊपर मैं लिखता था ये चीजें. तो You should tell them, wake them up and tell them what your इकोनॉमिक्स जो हार्ड इकोनॉमिक्स इधर होती थी, कॉलम मेरा इधर चल रहा था. ये उस कॉलम में आई कैन ऑलमोस्ट से आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी began to talk hardcore free markets. और मैंने वो शुरू कर दिया. मैंने कहा ये तमाशा क्या. And one of the things I began to think about कि ये हमारी हुकूमत which paper I wrote long time ago, वो पेपर ही साला घूम गया, because वो पेपर हमें $5,000 मिले थे और वो ट्रांसलेट हो गया to Spanish, और वो अभी तक मिलता ही नहीं साला अंग्रेजी किसी में. But one paper that I wrote is very proud of is the role of government. देखो ना, one thing that I am very conscious of जो बार बार मुझे होती है कि हमारी सारी इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स तो गवर्नमेंट है ही नहीं. You know, micro economics, the only thing that comes close to that is public choice. पब्लिक चॉइस के अलावा वी हैव नो थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है ना. और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो गवर्नमेंट इज ओनली अकाउंटिंग और कुछ नहीं है. ठीक है. अगर अकाउंटिंग से निकल जाए तो फिर पब्लिक चॉइस बहुत सब होता है. या फिर हमारे पास थोड़े से वो पेपर्स के बुक्स है, 1-2 और पेपर्स भी हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स, वेयर वी यूज प्रिंसिपल एजेंसी इश्यूज टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज ऑल वेरी गुड. बट क्वाइट फ्रैंकली वन थिंग दैट वी डोंट हैव इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट. And I think the theory of government is really how to allocate human capital properly. We talk about allocation of human capital in the private sector, but not in the government sector. तो मैं उस पर बड़ा सोचता रहता और लिखता रहता हूँ, but not hard pieces. I've been writing it. So when you say the role of the government is to allocate human capital, so what are you talking about? Like human capital within government or human capital across the economy? Yeah, across the economy तो है. वो government can screw it up by means of taxation. Sure, the government has to worry about that. What Dubai is doing is very simple. Dubai is saying, यार, no income tax. ले आओ human capital यहाँ.
लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वी हैव टू वरी अबाउट टैक्सेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन कैपिटल. So the question is कि जो उस टाइम 90s में जो डिस्कशंस हो रही थी बिग पुश की, so it's kind of very close to, let's say, the socialist sentiment that was there before and maybe also persisted during this period. Then let's give a lot of money to these countries in one form or the other, and that will pull these countries out of the trap, and then that's it. The problem is solved. So what were you thinking about this particular approach? Because this was a very dominant approach and for a pretty good. यार मेरा हमेशा जो अप्रोच रहा है ना, where I've suffered, कि I've always felt कि we need more agency. We meaning the developing countries. The developing countries. I think I'm a subscriber of that thing जो मैंने बहुत देर पहले पढ़ी थी, एडवर्ड सईद, कि ओरिएंटलिज्म जो है, ओरिएंटलिज्म या द वेस्ट, द colonial masters came here to civilize us. And development economics seems to be a profession to civilize us. बल्कि जो बड़ी मजेदार बात है कि वहाँ के जो रिजेक्ट्स हैं वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से पढ़ जाते हैं. जो अच्छे लोग, लूकस ने यही मुझे कहा था कि यार ये सब्जेक्ट में सारे थके हुए इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छा इकोनॉमिस्ट इसमें जाता ही कोई नहीं है, ठीक है. अब वो जो थके हुए इकोनॉमिस्ट वहाँ के, वो हमारे ऊपर आके राज करते हैं. एंड आई वुड से द सेम थिंग बट द फंड इन द बैंक. द फंड इन द बैंक, द बेस्ट पीपल डोंट कम हियर. बल्कि मुझे याद है शायद हुसैन यूज्ड टू बी द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. वो मुझे हमेशा कहता था, नदीम ये जो हमारी कंट्री पे काम कर रहे हैं सबसे गंदे बंदे हैं, ठीक है. यू सेड इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है. अच्छा. अब मसला ये है कि जी वी हैव टू आल्सो वेक अप. वी कांट फॉरएवर. अगर हम उनकी सारी फॉल्स थ्योरी लेते, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हैज डेवलप्ड अ फिगर ऑफ 45% पॉवर्टी, व्हिच इज अ जोक, व्हिच इज रॉन्ग. पर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता इट्स रॉन्ग. उन्होंने क्या किया है कि पुराना डेटा लेके 2017-18 का डेटा लेके उसके ऊपर पॉवर्टी लाइन बढ़ा दी. यार हाउ डज दैट इंक्रीज पॉवर्टी? डेटा पुराना है तो डेटा पुराना ही रहेगा. तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली ये बड़ी बात है. अब दूसरी ये चीज़ है कि हमें ये सोचना है कि बिग पुश क्या थी, उसमें हमारी एजेंसी का है. पूरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमारी एजेंसी का है. आरसीटीज जो है हमारी एजेंसी का है. उसका मॉडिफाइड वर्जन जो बाद में आया, which is, and then I'll want to know about because the problem still remains. The modified version was, अच्छा यार हम आपको नहीं बताते क्या करना है, we give you the money, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चली गई, ट्रेजरी को चली गई, आप डिसाइड करो जैसे मर्जी स्पेंड करना है. So there was a bit of a modified version of the Orientalism, right? पहले सॉरी, But do we need money? Yeah, that's where I'm coming. So, but what do you see? The problem, there are two problems which are still there. The development agencies are still quite big, and they have the finances to, let's say, co-opt the best of the human resource that you have. I don't know whether that's a good thing or a bad thing for the person who's actually signing up. And the other issue is this still really the solution? कि आप बस पैसे दे दो and that solves the problem. So what, the one thing that neither the fund and the bank do, which I'm a big fan of and which I advocate, but वो होता नहीं, कि what is the fund program? The fund program is basically working on the income statement of the government. या profit and loss कह लो, ठीक है. जो fiscal accounts हैं, that's really the operating statement of the government. ठीक है. वो operating statement पे आप चल रहे हैं, ठीक है. Whereas the government is balance sheet rich. We don't have anything to say. I think accounting is more important. We have to worry. That's why I say government वो double entry accounting नहीं करती, accrual accounting नहीं करती, और उसकी वजह से we don't even know our balance sheet. अब मेरा जो thesis रहा है पिछले 30 साल से, जो मैं होता रहता हूँ, जो लोग नहीं समझते, जो मेरे से पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट से मैं बहुत डिपार्ट कर जाता हूँ. We are balance sheet rich. What is the balance sheet? इस्लामाबाद ले लें, ठीक है. इस्लामाबाद इज अ बैलेंस शीट रिच कंट्री. इस्लामाबाद में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इतना एक्सपेंसिव, इतनी वो वॉल स्ट्रीट है, ठीक है. आपने इस्लामाबाद में सारा जाया किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू. व्हाई इज दैट नॉट मोनेटाइज्ड? ठीक है. अगर आप देखें इस्लामाबाद में, लाहौर में, सारे शहरों में जो सरकारी घर है, ह्यूज जखीरा ऑफ वेल्थ, उसको मोनेटाइज नहीं करते. इसी तरह आप ले लें रेलवे, huge zakhira of wealth. हम उसको monetize नहीं करते. आप और चल जाए, there are huge assets. For example, there are 100 stadiums around the country that we don't monetize. So we are a balance sheet rich country, but we don't worry about the balance sheet. Assets नहीं हम अपने देखते. We ignore our assets. ठीक है. तो अगर हम assets को properly utilize, अच्छा अब ये जो आ गया mining वाली बात, वो again हमारे assets हैं. But we don't want to look at them. We don't want to utilize them वगैरह. जैसे मैं कल किसी से पॉडकास्ट कर रहा था, मैं बात कर रहा था, why can't we have a sovereign wealth fund? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, मानते, we are not like the oil countries. But a sovereign wealth fund with our assets. Can we manage our assets, for example? I mean, some countries, for example,
डेनमार्क और ये जो है कंट्रीज, इन लोगों ने अपनी सिटीज के वेल्थ फंड बनाए हुए हैं, एंड द सिटी वेल्थ फंड्स आर डूइंग वेरी वेल. व्हाई कांट लाहौर हैव अ सिटी वेल्थ फंड? मैं अगले दिन बैठ के लाहौर की बैलेंस शीट बना रहा था, थोड़ी सी मैंने बनाई है. इफ यू वांट कम एंड वर्क विद मी ऑन दैट. लाहौर की हम बैलेंस शीट, इस्लामाबाद की बैलेंस शीट बनाती है यार, ह्यूज फंड्स पड़े हुए. अब मुझे बताएं इस्लामाबाद की एक और बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये पहाड़ियों की वैल्यू ही देख ले. It's very interesting. I was watching a podcast, okay, it was talking about Southeast Asia and all those countries, how they actually manage their growth. So one very interesting thing, Hong Kong में कैसे हुआ? The way it happened was that they actually declared anyone who wants to do trade can come there and do trade, and there's no income tax. Right. But if you want to do trade or you want to have a facility here, let's say a storage unit or something of that sort where you want to office anything, so there they'll actually auction the land or the piece of land. Which is being given on a lease, and that's how the state is actually, or the government, whoever the local authority is, they're essentially creating revenue for providing other services and running the government itself. So that's also a very interesting way, which kind of goes to you, how you are exploiting the assets that you have. यही मेरा अब इख्तिलाफ होता है. जो हमारे इकोनॉमी में सारे हैं ना, ऑल आर इकोनॉमिस्ट हैव वन बिग प्रॉब्लम. रियल एस्टेट के सारे खिलाफ है. आई एम द ओनली इकोनॉमिस्ट हु स्पीक्स फॉर रियल एस्टेट. Why are they against real estate? मुझे बताओ, रियल एस्टेट के बाहर कुछ बनता है कभी? Go to Taxila with me. Come to Taxila with me. Taxila में क्या क्या नजर आता है? पुरानी सिटी है, एक मेन स्ट्रीट है, इधर दुकान है, दुकान के पीछे घर है. ठीक है यार, दिस इज द वे ह्यूमंस हैव लिव्ड थ्रू हिस्ट्री. देयर इज कॉमर्स एंड कॉमर्स इज राइट नेक्स्ट टू द हाउस. ये नहीं तमाशा के हमने घर बना लेते हैं विदाउट कॉमर्स. दिस इज द प्लॉटिस्तान दैट द ब्यूरोक्रेसी इज क्रिएटेड. प्लॉट ले लो और फिर हम उसको गाली देते हैं प्लॉट को. ठीक है, अब प्लॉट कल्चर पे मैंने स्टडी की है. प्लॉट कल्चर इज सच अ स्टूपिड कल्चर. बिल्डिंग नहीं आप बनने देंगे. ठीक है, बिल्डिंग इज व्हाट क्रिएट्स रियल एस्टेट. अब मसला ये है कि वी डोंट हैव बिल्डिंग्स, सो वी डोंट डू दिस. अब जो मैं बात करता रहता हूँ कि आप देखें, जो सिटीज की बात मैंने शुरू की है, जो यहाँ नहीं करते. अब सिटीज की बात निकलती है डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क ऑफ इंडोजेनस ग्रोथ बाय रॉबर्ट लूकस, एंड लूकस आल्सो रोट अ पेपर ऑन सिटीज लेटर. ठीक है, एंड रोमर केम आउट विद चार्टर सिटीज. आई एम ट्राइंग टू से कि यार यहाँ आपके पास चार्टर सिटीज है ही नहीं. चार्टर सिटी छोड़ो, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वी डोंट इवन हैव सिटीज. Cities are अगर देखें, cities have a city center. None of our cities have a city center. अच्छा, just to put a structure. So you are at the IMF. You're kind of seeing all of these debates happening. Right. So what are the things? So what is stopping these countries from growing, and what is it that they need to grow? और आप Abdul Samad भी हैं, और आप like you're writing all those things. So what are the key principles, key things that you identify as a constraint, and what are the institutions or things that you identify as? सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो नजर आ रहा है मुझे, एड डिपेंडेंस. एड डिपेंडेंस is one. एड डिपेंडेंस के साथ कम्स आइडिया डिपेंडेंस. और रोमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज था वो ये था, पुअर कंट्रीज आर नॉट ऑब्जेक्ट पुअर, दे आर आइडिया पुअर, एंड वी आर आइडिया पुअर. ठीक है, अब इस वक्त मैंने अभी एक पेपर लिखा आ जाएगा, आर्टिकल लिखा है, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, द नंबर ऑफ एजेंसीज दैट द वर्ल्ड बैंक हैज क्रिएटेड. सारे ऑम्बुड्समैन यहाँ बना दिए, इतनी रेगुलेटरी एजेंसी बना दी है, वी कांट नेविगेट द फील्ड. ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल हम क्या कर रहे हैं. अब एनडीएमए हमने बना दी, एनडीएमए में क्यों चाहिए? फ्लड आ जाता है यार, फ्लड ताहयात आ रहा है, क्या बड़ी बात है. एनडीएमए क्या कर ली? बट वी बिल्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेसी एनडीएमए. अब लोग मेरे से गालियां देते हैं, एनडीएमए को तो गालियां देते हैं, भाई क्या करें, व्हाई डिड वी नीड एनडीएमए? ठीक है, हमारे लोग अच्छे खासे मैनेज कर रहे थे, फ्लड सालों से करते आ रहे हैं, बट अब एनडीएमए विद गाड़ियां शाड़ियां, फ्लड वही है. लेकिन इसका लिंक, like just highlight a bit more the link between aid agencies and the poverty of ideas. Poverty of ideas ये है कि we follow all the ideas the agency gives us. For example, I remember the time जब NGOs बन रहे थे, aid agencies ने बनवाए. I remember the time जब उन्होंने हमें कहा कि तुम वापडा तोड़ दो, वापडा तोड़ दी हमने. I remember the time जब उन्होंने हमें कहा कि तुम जनाब ये क्या कहते हैं, बैंक सुपरविजन ऐसी कर दो, हमने वो कर दिया, अब हम बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकते. सारे आइडियाज उनसे आते हैं. वी टेक नो रिस्क. मैंने देखा है कि आप अगर कोई गेम खेलनी है, यू हैव टू टेक अ रिस्क. ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले एनी गेम, अपना स्टाइल बनाना है यार, तू कॉपी करके कुछ नहीं बन सकते. That's one major point. Aid agencies, how they crowd out ideas. दूसरी चीज ये है कि because we are looking at them, we are not making our own institutions. We are not making our own policies taking. Look, Dubai took a risk, Hong Kong took a risk. They configured their economies differently. हम तो रिस्क लेते ही नहीं. हम वही बैठे हुए हैं, पुराने काम कर रहे हैं, बाबू वाले वो सब कुछ कर रहे हैं. Why can't we take a risk and take a jump? This is where you say talk about markets as well. Markets, we are not creating our own. तो हमारे पास है ही नहीं मार्केट. तो हमारे इकोनॉमिस्ट को समझ ही नहीं आती. I'm sorry, our economists are devoid of the. use the term market in a derogatory sense. They think market गंदी चीज है. Market यार, we operate in a market. सारी चीज मार्केट है. जब मैं इम्तिहान देता हूँ मैं क्या करूँ, इट्स अ मार्केट. जब मैं डिग्री देता हूँ इट्स अ मार्केट. जब मैं टेनिस खेलता हूँ इट्स अ मार्केट. जब मैं एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज अ मार्केट यार. मार्केट इज ह्यूमन लाइफ.
तो डार्विनियन जो थियरी है वो मार्केट है। अच्छा, हमारे लोगों को ये पता ही नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो अब इसमें हम फंसे हुए हैं, कंसेप्चुअली सो अनक्लियर, और डोनर्स में बात ही नहीं करने देते। मैं डोनर्स को क्रिटिसाइज करता हूं, दे फ्रीज मी आउट। मैं डोनर्स के पेपर्स को क्रिटिसाइज करता हूं, दे डोंट वांट टू इनवाइट मी। इसी तरह अगले दिन एससीसीपी ने एक चीज की है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल, मुझे नहीं बुलाया। नाउ इट्स बिकम फेमस कि मुझे नहीं बुलाएंगे वो। Why? Because I asked these questions. अच्छा, जो मुझे शिकागो में सिखाया गया था, which is what I admire Chicago for, no question is bad. Ask questions, as many questions as possible, and question everything. बल्कि जब मैंने तीसरा शुरू किया, गैरी बेकर ने मुझे कहा ये पेपर पढ़ के, उसका पेपर था, मैंने आगे तारीफें की, उससे कहा तुझे PhD नहीं मिलनी। मैंने कहा क्यों? कहता यू हैव टू क्रिटिसाइज द पेपर, इसमें से कुछ निकाल। कहा तेरा पेपर है, तू तो खुदा है। कहता नहीं, ऐसे नहीं PhD मिलेगी। ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस। अब अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ खुदा इतने बनाए हुए हैं कि जनाब डार साहब ने कुछ कहा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वर्ल्ड बैंक साहब ने कुछ कहा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर यू कांट गो एनीवेयर। एकेडेमिया इज समथिंग डिफरेंट। And the other thing that you often mention is also governance reforms, right? That's also a very core pillar of what you propose. I think governance reform, bureaucracy reforms, to be precise. सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि not just bureaucracy, to begin with the role of the government. What do you want from the government? हमारे यहाँ तो ये है ना, everything in the kitchen sink. ये लाइट नहीं जल रही तो गवर्नमेंट को कह दो। मैं बाथरूम में जा सकता, गवर्नमेंट मुझे जाएगी। बच्चे का डायपर नहीं बनाया तो गवर्नमेंट पहने। या गवर्नमेंट कुछ काम कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। सो व्हाट इज इट द गवर्नमेंट शुड डू? मैंने इस पे अभी पेपर लिखा था रिसेंटली। गवर्नमेंट should be backstopping things. Government should not be doing anything. Government's job is to provide framework for markets and just let markets work. ओलंपिक्स का मैंने रेफरेंस दिया था कि ओलंपिक्स गेम चला देते और बैठ जाते हैं पीछे, गेम में एंटर नहीं करते। अब ये हमें चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को गेम में नहीं एंटर करनी, बैठ जाए पीछे, वो नहीं बैठते। तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। I think we need a lot more time to pick up on many of these ideas as well. So we should फिर कर लेंगे, if you're free, we can do it. Yes, get back together and have another session. We can do it. Where we capture your the current framework that you have in mind and why you think that's the right framework. So that's very important to put on the table and make sure everyone understands this. But before we conclude, let's we have a question over here, which is around what advice are you going to give to the students who are in Pakistan, given that the landscape you have described, that there's lack of mentorship, not many ideas, very hard to figure out how to progress academically or even professionally. How should they navigate this kind of a landscape, which is of which you're painting a very bleak picture? जब मैं था यहाँ PhD में, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इकोनॉमिक्स सीरियसली, तो मुझे किताब भी नहीं मिलती थी। मुझे कुछ, जैसे मैंने बताया ना, वेक्टर ऑटो रिग्रेशन निकलाई थी 76 में, 78 में किसी को नहीं पता था यहाँ। ठीक है, रॉबर्ट लुगस का जो थीसिस था रैशनल एक्सपेक्टेशन 72 का था, यहाँ 78 में किसी को नहीं पता था। ठीक है, और यहाँ टाइल की प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स की किताब मुझे पता चल गई थी, निकल आई है। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, ने सेड मंगवा दो, कहता ये नहीं मिल सकती, आई विल डिसाइड व्हाट यू गेट। हमें तो किताबें भी नहीं मिलती थी। ठीक है ना, कोई बाहर से आ जाता तो पता चल जाता, जैसे कोई आ गया बाहर से, तो मैं कई दफ़ा यूज टू ड्राइव पीपल अराउंड के मुझे बता दो भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ अब वो बैरियर टूट चुका है। इंटरनेट है, मैं तो बच्चों को अक्सर कहता हूँ यहाँ के लेक्चर सुनो ही ना, जाओ बाहर के लेक्चर सुनो, सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के, सारे MIT वगैरह की, वहाँ वो सुने, वहाँ से सीखें कुछ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट इज़ अवेलेबल, क्वेश्चन लर्न। अब तो बुक्स भी फ्री मिल जाती हैं। अब वो लिबजन ख़त्म हो गया, मेरी तो बड़ी नुकसान हो गया, वरना तो बुक्स मैं फ्री रॉब करता था। तो there's one place I have no conscience robbing books. अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि अब तो बुक्स भी मिल जाती है, लेक्चर्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। सो नाउ आवर किड्स डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। हाँ, आई स्टिल थिंक फिजिकल मेंटरिंग का फायदा है, बट हमारे यहाँ कोई नहीं है, नहीं मिलती। और अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े बहुत बंदे रह जाते हैं, उनको टीचर्स इतना ब्लैक गार्ड करते हैं। मैं 2-3 इकोनॉमिक्स ग्रुप्स में हूँ, फालतू लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं अगर मेरा कोई बस चले तो मैं सबको जूती मार के ना बाहर निकालता हूँ। चलिए, let's conclude on that note. So I think we are in the process of understanding the making of the Nadeem ul Haq. Thank you. We are still halfway there, and hopefully in the next session we'll do it. Cover the other half. I'm sure it's not going to do full justice to it, but then something to put out there for everyone to understand and Thank you very much. Who Nadeem ul Haq is and why Nadeem ul Haq is Nadeem ul Haq.